तो भारत का सबसे बड़ा अखाड़ा हमेशा से एक ही रहा है, उत्तर प्रदेश। राइट। हाँ, बिल्कुल उत्तर प्रदेश। वर्तमान में बन रहे इतिहास से जुड़ते हुए हम उस राज्य की बात कर रहे हैं जो हमारे प्राचीन इतिहास का एकदम केंद्र रहा है। सटीक तुलना है। 24 जनवरी 1950 को स्थापित इस राज्य की सीमाएं 8 राज्यों, एक केंद्र शासित प्रदेश यानी दिल्ली और नेपाल से लगती हैं। और इसका प्रशासनिक ढांचा भी तो कितना विशाल है ना, 75 जिले और 18 मंडल हैं इसमें। हाँ, लेकिन इन भौगोलिक सीमाओं से ज्यादा अहम यहाँ का भूगोल है। अगर हम प्राचीन काल को देखें तो जो 16 महाजनपद थे ना, उनमें से 8 सिर्फ यूपी में ही थे। बाप रे, 8! मतलब सीधा आधा हिस्सा सिर्फ एक जगह। हाँ बिल्कुल, और इसका सीधा कारण था गंगा यमुना के दुआब की वो बेहद उपजाऊ मिट्टी। अच्छा, तो मतलब ये सारा खेल जमीन के उपजाऊपन का था। जी हाँ, उपजाऊ मिट्टी से बेहतरीन कृषि हुई और कृषि से सरप्लस अनाज मिला, और उसी अनाज ने शासकों को विशाल सेनाएं पालने की ताकत दी। राइट, जहां सेना और पैसा होगा, बड़े साम्राज्य वहीं बनेंगे। एकदम सही। इसीलिए अब देखिए, चाहे सारनाथ में गौतम बुद्ध का पहला उपदेश हो, या कुशीनगर में उनका महापरिनिर्वाण, या फिर मौर्यों और मुगलों की राजधानियां जैसे पाटलिपुत्र और आगरा का संदर्भ हो। हाँ, हर सत्ता ने इसी क्षेत्र को अपना केंद्र बनाया। ये सिर्फ भौगोलिक सीमाएं नहीं है, बल्कि सभ्यताओं के विकास का पूरा ब्लूप्रिंट है। बिल्कुल, और जाहिर है जहां इतनी सत्ता होगी वहां क्रांतियां भी तो भड़केंगी ना। हाँ, सही कह रहे। 1857 की क्रांति की शुरुआत 10 मई को मेरठ से होना कोई संयोग नहीं लगता। एकदम। बेगम हजरत महल, रानी लक्ष्मीबाई या तात्या टोपे जैसी प्रमुख हस्तियों ने यहीं से तो अपना मोर्चा संभाला था। और फिर स्वतंत्रता संग्राम में वो जो पूरा गांधी योग है, 1920 का असहयोग आंदोलन जो चौरी चौरा के बाद वापस ले लिया गया था, और फिर 1930 का दांडी मार्च या 1942 का भारत छोड़ो आंदोलन, जहां करो या मरो का नारा लगा। हाँ, सत्ता का केंद्र होने की वजह से यूपी हमेशा राजनीतिक प्रतिरोध का भी केंद्र रहा है। लेकिन इसमें एक और परत भी है जो अक्सर छिप जाती है। वो क्या? इन राजनीतिक उथल-पुथल और आंदोलनों का सीधा असर यहाँ की संस्कृति और कला पर पड़ा, जैसे प्रयागराज का कुंभ मेला, बरसाना की लठमार होली, या फिर कथक नृत्य और नौटंकी जैसी कलाएं। अरे वाह! और उद्योगों में भी तो मुरादाबाद का पीतल और फिरोजाबाद की चूड़ियां बहुत मशहूर हैं। और हाँ, कन्नौज का इत्र कैसे भूल सकते हैं। बिल्कुल, मुगलों के दौर में विकसित हुआ कन्नौज का इत्र आज भी उद्योगों के रूप में जिंदा है। ये सच में हैरानी की बात है। मतलब जब हम इन शहरों की कला या इत्र की वो महक देखते हैं, तो क्या हमें एहसास भी होता है कि इसके पीछे हजारों सालों के आंदोलनों और साम्राज्यों की कहानी छिपी है? शायद नहीं, हम ज्यादातर सिर्फ वो अंतिम उत्पाद देखते हैं, और वो पीछे का जो पूरा सफर है ना, वो भूल जाते हैं। राइट। तो इसका निष्कर्ष यही निकलता है कि इतिहास केवल किताबों में बंद तारीखें नहीं है। हाँ, ये आईपीएल के मैदान पर बन रहे आज के रोमांच और कन्नौज के इत्र की महक में जिंदा कल की कहानी है। बिल्कुल। तो इस डीप डाइव को खत्म करने से पहले एक आखिरी विचार जिस पर सोचने की जरूरत है। हाँ, बताइए। आज से 100 साल बाद जब लोग 2026 के इतिहास को पढ़ेंगे, तो क्या वे सिर्फ हमारी इन खेल प्रतियोगिताओं और 2 टाइम चैंपियंस को याद रखेंगे, या हमारी आज की संस्कृति का कोई ऐसा हिस्सा भी इतिहास बनेगा जिसे हम आज पूरी तरह नजरअंदाज कर रहे हैं? सोचने वाली बात है। खोल दिया था। एकदम सही। पर यहाँ ना एक बात सोचने वाली है। वो क्या? ये कि क्या ये सिर्फ आधुनिक इतिहास की बात है? हमारे स्रोतों ने तो मौर्य और गुप्त साम्राज्य का भी जिक्र है। अरे हाँ, चंद्रगुप्त मौर्य का साम्राज्य तो पाटलिपुत्र से संचालित होता था ना। हाँ, लेकिन 261 ईसा पूर्व में कलिंग युद्ध के बाद ना एक बहुत बड़ा वैचारिक बदलाव आया, जब अशोक ने बौद्ध धर्म अपना लिया था। बिल्कुल। उसके बाद तो इस पूरे भूभाग का ढांचा ही बदल गया था। और फिर गुप्त साम्राज्य के समुद्रगुप्त भी तो थे। हाँ, जिन्हें भारत का नेपोलियन कहा जाता है। उनका सैन्य विस्तार भी इसी भौगोलिक शक्ति को दिखाता है। मतलब ये क्षेत्र हमेशा से सत्ता और बदलाव का केंद्र रहा है। हाँ, और ये पैटर्न आधुनिक काल तक चलता रहा। 1922 में यूपी के चौरी चौरा कांड को ही लीजिए। ओ हाँ, उसी की वजह से तो गांधी जी को अपना असहयोग आंदोलन रोकना पड़ा था। सही कहा आपने। एक पूरी तरह से स्थापित पैटर्न उस एक घटना से एकदम बदल गया था। यानी इतिहास तब बनता है जब कोई पुराना और मजबूत पैटर्न टूटता है। बिल्कुल ऐसा ही है। जैसे 1829 में राजा राम मोहन राय के प्रयासों से सती प्रथा का अंत होना,
वो भी तो सदियों पुरानी एक रूढ़ी को तोड़ना ही था ना। या फिर 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन का वो करो या मरो का नारा। हाँ, उस नारे ने भी तय कर दिया था कि अब पुरानी व्यवस्था बिल्कुल नहीं चलेगी। ये सब वाकई बहुत बड़े ऐतिहासिक मोमेंट थे। और दिलचस्प बात पता है क्या है? कभी-कभी ये पैटर्न बहुत ही दुर्लभ घटनाओं से टूटते हैं। दुर्लभ घटनाओं से मतलब कुछ ऐसा जो बहुत कम होता हो। हाँ, स्रोतों से एक और बहुत ही शानदार तथ्य मिलता है। 1924 का बेलगाम अधिवेशन। अच्छा, इसमें क्या खास था? ये कांग्रेस का एकमात्र ऐसा अधिवेशन था जिसकी अध्यक्षता खुद महात्मा गांधी ने की थी। सच में? सिर्फ एक बार? हाँ, सिर्फ एक बार। ये एक ऐतिहासिक अपवाद था जिसने आगे की रणनीति पूरी तरह तय कर दी। अरे वाह, ये तो बिल्कुल वैसा ही हो गया जैसे इस बार के आईपीएल प्लेऑफ में सिर्फ एक बार की विजेता टीमों का आना। एकदम सटीक तुलना की आपने। तो सुनने वालों के लिए यहाँ सोचने वाली बात यह है कि आज हमारे आसपास ऐसी कौन सी छोटी या दुर्लभ लगने वाली घटनाएं घट रही हैं जो शायद कल के इतिहास की किताबों का अहम हिस्सा बन जाए। बिल्कुल, इस पर जरूर विचार कीजिएगा। तो आज की इस गहन चर्चा में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।